हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो सेशन चल रहा था, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी के, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आज अपन लोग पर्वत से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कोबर का सिद्धांत भी होगा और जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना कोई देरी किए हुए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान गण भूसन्नति संकल्पना से संबंधित हैं? ठीक है, भूसन्नति से कौन संबंधित है? डेविस एवं पिंक है, बूलरिज एवं मोर्गन है, हॉल एंड डाना है, बूलरिज और लेपिकॉन है। तो बताइए यहाँ पे आप लोगों को अगर आंसर आ रहा है तो आंसर आप लोग कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है, जो कि भूसन्नति से संबंधित अगर विद्वान की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके हॉल एंड डाना का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है यहाँ पे? हॉल एंड डाना का, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट कर लेंगे। अभी इसकी यहाँ पे व्याख्या दी गई है, वो आप लोग व्याख्या देख लीजिए। देखिए, जो भूसन्नति की संकल्पना है, इसके विकास में जो पहला श्रेय जाता है वो जाता है हॉल एंड डाना का। जबकि अगर भूसन्नति संकल्पना का जो सिद्धांत है, सिद्धांत के रूप में जो प्रतिपादन किया गया था वो जेटी हॉक के द्वारा किया गया था। भूसन्नतियाँ क्या होती हैं? लंबे संकरे जो उथले जलीय भाग होते हैं, जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है, उन्हीं को अपन लोग भूसन्नति कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था? जेटी हॉक के द्वारा ये कहा गया था। यहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं, उनको देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिद्धांत के। तो जो आपका पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत है, ये आपका कोबर के द्वारा दिया गया था। तापीय संकुचन सिद्धांत, ये आपका जेफरीज के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये डेली के द्वारा दिया गया था। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स के द्वारा दिया गया था। और जो रेडियो एक्टिव सिद्धांत है, ये आप लोगों का जॉली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन सभी सिद्धांतों को और इनके विद्वानों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो इनके क्वेश्चंस हैं वो मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा रहे हैं ट्रेंड में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए। रिफ्ट घाटी परिणाम है, किसका परिणाम होता है? किसके कारण रिफ्ट घाटी बनती है? समबलन के कारण, भ्रंशन के कारण, या फिर नापे के कारण, या फिर बलन के कारण? तो आप लोगों को पता होगा जो रिफ्ट घाटी आप लोगों की बनती है, ये कारण है किसका? भ्रंशन का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और आप लोग भी कमेंट करते जाइए आंसर। प्रेमला जी वगैरह करती हैं, और भी लोग हैं जो आप आंसर करते हैं, तो आप भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या होती है रिफ्ट घाटी, इसका दिया गया है, इसको देखिए। रिफ्ट घाटी जो है वो भ्रंशन का परिणाम होता है। किसी स्थान है जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का जो भाग होता है वो नीचे धंस जाता है, यानी कि ये आपका एक मेन मैदान है, मतलब एक जगह है, और इसमें क्या हुआ? भ्रंश पड़े, तो ये जो आपका एक साइड इधर हो गया, एक साइड इधर हो गया। ठीक है, और जो बीच वाला पार्ट था वो नीचे धंस जाएगा। जो नीचे धंसा हुआ पार्ट है, इसी को अपन लोग रिफ्ट वैली या फिर रिफ्ट घाटी कहते हैं। और एक बेसिन घाटी का यहाँ पर निर्माण होता है, इसे रिफ्ट घाटी या फिर इसको ग्राबेन भी कहा जाता है। विश्व में सबसे लंबी अगर रिफ्ट घाटी की बात करें तो वो आपकी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर के बेसिन से होती हुई जाम्बेजी नदी तक जाती है, जिसकी अगर लंबाई देखी जाए तो 4800 किलोमीटर की लंबाई है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली और एशिया का जो मृत सागर है, ये भी दोनों किसके उदाहरण हैं? रिफ्ट घाटी के हैं। अभी आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अपने यहाँ पे कौन सी रिफ्ट घाटी है? ठीक है, जो इंडिया है वहाँ पे आंसर कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका के मोरदार पर्वत का उदाहरण दीजिए। रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, आल्पस पर्वत है, या फिर आपका अपलेशियन पर्वत है? कौन सा हो जाएगा जो कि मोरदार पर्वत का उदाहरण हो जाएगा, या फिर आपका बलित पर्वत का? तो आंसर कीजिए। यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो एंडीज पर्वत है। ये कैसा है? मोरदार है। ठीक है, कैसा हो जाएगा? ये मोरदार हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या। दक्षिणी अमेरिका की जो एंडीज पर्वतमाला है, ये नवीन मोरदार पर्वत का ही उदाहरण है। विश्व की सबसे लंबी 7200 किलोमीटर की पर्वतमाला है। तो इसको आप लोग एक और याद रखिएगा कि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है मोरदार, वो कौन सी है? वो आपकी एंडीज हो जाएगी। इसकी अधिकतम चौड़ाई यानी कि 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश में मकर रेखा के बीच में है। एकांकगुआ जो है ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट 6960 मीटर है। इसके दक्षिणी भाग में स्थित है
उत्तरी भाग में इसमें चिम्बाराजो है जो कि 6267 मीटर है। कोटोपेक्सी भी इसी में है जो कि 5896 मीटर है। ये इसकी क्या हो जाएंगी, प्रमुख चोटियाँ हो जाएंगी। इनको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे ग्राबेन उत्पन्न होता है। अभी आप लोगों ने ग्राबेन से संबंधित क्वेश्चन किया हुआ है तो इसको आप लोग कर पाएंगे। अपक्षय से, बलन से, भ्रंशन से या फिर अपर्दन से। तो जो आपका ग्राबेन है ये उत्पन्न किससे होता है, भ्रंशन से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए सभी लोग। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अभी देखिए ये तो अभी अपन लोगों ने कर लिया है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। सैन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण है, ट्रांसफॉर्म भ्रंश का, प्रसरित भ्रंश का, अभिसारी भ्रंश का, सबडक्शन भ्रंश का। ये है ना फेमस क्वेश्चन सा बन गया है, ये कई बार पूछा जाता है। तो जो सैन एंड्रियास भ्रंश है ये किसका हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म भ्रंश का है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, सभी कर लीजिए करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, इसको देखिए। सैन एंड्रियास भ्रंश ट्रांसफॉर्म भ्रंश का प्रमुख उदाहरण होता है जो कि संरक्षित किनारों के सहारे दो प्लेट हैं जो कि एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, यानी कि इस तरीके से एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये क्या है रगड़ खाती हुई जाती हैं, ऐसे कर करके ऐसे जाती हैं, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। एक मिनट, ये प्लेट है, ये एक प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, या तो इधर चल सकती हैं दोनों या फिर एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, लेकिन एक दूसरे से टकराती नहीं है, सिर्फ ये रगड़ खा करके चलती हैं, जिसके कारण जो रूपांतरण भ्रंश या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का सृजन होता है। प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता है। ये जो प्लेट सीमा है इसको शियर सीमा भी कहा जाता है। इसी को संरक्षित इसलिए कहते हैं क्योंकि सीमा के सहारे ना तो प्लेट का क्षय होता है ना ही कोई क्रस्ट का निर्माण होता है, सिर्फ ये हिलती डुलती हुई अपने चली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि जो अभिसरण क्षेत्र है वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसक जाती है। ठीक है, जो कथन सेकंड है ये कह रहा है कि अभिसरण क्षेत्र के किनारे अधस्तल का फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है। तो यहाँ पे अब अपन लोगों को आंसर देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। तो ये आप लोगों का, तो यहाँ पे जो आपका अभिसरण क्षेत्र है जिसके नीचे एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती है, ये बिल्कुल सही है आपका। जो अभिसरण क्षेत्र है इसके किनारे अधस्तल का फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। अगर इसको देखा जाए तो वो सही भी होगा, लेकिन इसको एनटीए ने गलत माना है तो आप लोग भी इसको गलत मान कर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसके किनके उद्भव और अवस्थिति की व्याख्या करने में सहायता नहीं करता है। पर्वत तंत्र, प्रमुख समुद्र स्थल तंत्र या फिर भूकंप। भूकंप और प्रमुख समुद्र अधस्तल, समुद्री धारा, जलवायु क्षेत्र, भूकंप और पर्वत क्षेत्र और भूकंप। तो जो प्लेट विवर्तनिकी है वो किसकी सहायता नहीं करता है, किसकी व्याख्या करने में सहायता नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो समुद्री धारा है और जो जलवायु क्षेत्र है इसकी नहीं करता है। बाकी का आपको जो पर्वत तंत्र है, प्रमुख समुद्र अधस्तल है, भूकंप है, इन सभी की व्याख्या करता है। भूकंप और पर्वत तंत्र की करता है, भूकंप की करता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो केवल सी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल सी सही है। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स दी गई हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, कौन सी प्लेट कहाँ पे पाई जाती है। पहले यहाँ पे नज़का प्लेट दी गई है, स्कॉटिया प्लेट दी गई है, कोकोस प्लेट दी गई है, जोआन डी फूका प्लेट दी गई है। और यहाँ पे कैरेबियन सागर और प्रशांत प्लेटों के बीच में है, नज़का प्लेट को बता रहा है। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेटों के बीच में स्कॉर्सिया को बता रहा है। दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये कोकोस प्लेट को बता रहा है। जोआन डी फूगा प्लेट में ये प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट को बता रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन लोगों को देखना है कि कौन सी प्लेट कहाँ पे अवस्थित है और इनका अपन लोगों को आंसर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो नज़का प्लेट है ये अगर आप लोग जाने तो ये जो स्थित है आपकी दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है नज़का प्लेट।
स्कॉशिया प्लेट है जो कि दक्षिणी अमेरिका प्लेट के दक्षिण में है, यानी कि जो आपकी स्कॉशिया प्लेट हो जाएगी ये आपके दक्षिण अमेरिका प्लेट के दक्षिण में हो जाएगी। और जो कोकोस प्लेट है ये आपकी कैरेबियन के बीच में है, कैरेबियन और प्रशांत के बीच में। जो आंडी फुगा बच्ची जो कि प्रशांत और उत्तरी अमेरिका के बीच में है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे सभी जो प्लेट्स हैं छोटी छोटी उनकी अवस्थिति दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होते हैं। नजका प्लेट है, इसकी अवस्थिति दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेटों के बीच में होती है। स्कॉशिया प्लेट है, इसकी अवस्थिति दक्षिणी अमेरिका प्लेट के दक्षिण में होती है। कोकोस प्लेट है जो कि कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच में होती है। ज्वांडी फुका प्लेट है जो कि प्रशांत और उत्तरी अमेरिका प्लेटों के बीच में होती है। अरेबियन प्लेट है जो कि अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित होता है यहाँ पे। और जो आपकी फिलीपाइंस प्लेट है ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच में है। आप लोग मैप देखिएगा, यहाँ पे आपको इनकी स्थिति अच्छे से पता चल जाएगी। कैरोलिन प्लेट ये जो कि न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपाइन व इंडियन प्लेट के बीच में है। फिलीपाइंस प्लेट ये अभी अपन लोगों ने देख ही लिया है। फ्यूजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी व्याख्या दी गई है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर एवं मॉर्गन इन तीनों के नाम पूछे जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित किया, एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसको कि प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है ये 7 मुख्य प्लेटों से तथा कुछ छोटी प्लेटों में मिलकर के बना हुआ है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये जो मैकेंजी हैं, पार्कर हैं, मॉर्गन हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिकी प्लेट में स्थित है? कौन से में है ये आपका? यूरेशियन प्लेट में है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, फिलीपीन प्लेट में या फिर आपके प्रशांत प्लेट में है? तो बताइए आपका जो जावा द्वीप है ये कौन सी प्लेट में है? ये जावा द्वीप अभी अपन लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं, ये नहीं पढ़ा है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जो जावा द्वीप है आपका, ये जावा द्वीप आप लोगों का यूरेशियन प्लेट में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। जावा द्वीप है जो कि यूरेशियन प्लेट में स्थित है। प्लेट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था। 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा दी थी और ये अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे पढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है? यहाँ पर पुराचुंबकत्व है, सागर नितल का प्रसरण है, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन है, ध्रुवों का घूर्णन है। तो कौन है जो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं होता है? आंसर कीजिए फटाफट से अगर आप लोगों को आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो ध्रुवों का घूर्णन है ये क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है। बाकी का पुराचुंबकत्व, सागर नितल का प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये सभी क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार हैं। आगे बढ़िए, इसको देख लीजिए। यहाँ पे स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं, यानी कि जो स्थल का कर्रा वाला भाग होता है, चट्टानी भाग होता है, उसको प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के 2 आधार हैं, जिसमें पुराचुंबकत्व और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एवं सागर नितल का प्रसरण। ठीक है, मैकेंजी ने वैगनर के प्रागैतिहासिक काल में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य को भी आधार माना था, परंतु जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसमें ध्रुवों के घूर्णन को आधार नहीं माना था। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी है जो कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है? यूराल पर्वत श्रेणी है, कार्पेथियंस पर्वत श्रेणी है, काकेशस है या फिर आपका बाल्कन है? कौन सी श्रेणी है जो कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है? तो यहाँ पे आप लोगों की जो काकेशस पर्वत श्रेणी है ये किस किस के बीच में है? काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे शायद आप लोगों का डायग्राम दिया गया होगा आज, देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए काकेशस और काला के बीच में कैस्पियन सागर के मध्य में एक नवीन बलुत पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्ब्रुस और इसकी हाइट है 5642। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी यही है और यूरोप तथा एशिया के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये आपका काला सागर है
काकेशस पर्वतमाला है यहाँ पे, ये देखिए काला सागर है, ये आपकी काकेशस है। यहाँ पे देखिए एल्ब्रुस है जो कि सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, यूरोप की। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है अभिवहन, अवनयन, अभिसरण या फिर संवहन। तो देखिए अभी अपन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक प्लेट है दूसरी प्लेट के नीचे घिस जाती है या फिर चली जाती है तो उसको अभिसरण कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है, धंसती है, जहाँ पे भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है, उसको अभिसरण सीमा या फिर अवनयन सीमा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवनयन भी दिया गया है, अभिसरण भी दिया गया है, लेकिन आप लोग अभिसरण भी कर सकते हैं, अवनयन भी कर सकते हैं, बी ऑप्शन इन्होंने माना है, लेकिन आप लोग सी भी अगर लगाते तो भी सही हो जाएगा। जो अभिसरण होता है 3 प्रकार के होते हैं, महासागरीय महासागरीय होता है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय होता है और 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में होता है। ये 2-3 तरीका के होते हैं, ठीक है। अभी आपको व्याख्या पता ही है। जब 2 प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तो नई परपट्टी का निर्माण होता है, तो उनको क्या कहा जाता है यहाँ पे, अपसारी प्लेटें कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। जैसे कि जो मध्य अटलांटिक कटक है, ये क्या है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जहाँ ना तो नई परपट्टी का निर्माण हो रहा है, नई परपट्टी का विनाश होता है, उसको रूपांतर या फिर संरक्षित सीमा कहते हैं। अभी ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे डीज के द्वारा, मेसन के द्वारा, ब्लैकेट के द्वारा या फिर टूजो विल्सन के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यूपी पीजीटी 2013 में, 2021 में भी पूछा गया है, फिर आपके पास ये 2020 में और जीआईएस में भी पूछा गया है 2012 में, तो कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये जो प्लेट शब्द है जिसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो आप लोगों के टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है, इसको देखेंगे। जो प्लेट शब्दावली है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने, ठीक है। कब किया था, 1955 में किया था। और 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन थे, इन्होंने इनका जो उपलब्ध विचार थे इनका समन्वित किया, अवधारणा प्रस्तुत की, जिसको कि अपन लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे हैरी हेस हैं, उन्होंने 1960 ईस्वी में सागर नितल प्रसरण या फिर सागरीय अधः स्थल विस्तार की परिकल्पना दी थी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, जो भू अवनति है इसको चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर के द्वारा नाम दिया गया था। ये जो दृढ़ भूखंड है इसको नाम क्या दिया था कोबर ने, ओरोजन दिया था, प्राइमर अम्फ दिया था, श्वासेनबर्ग दिया था या फिर आपके क्रेटोजन दिया था। बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए जो आपका कोबर है, इन्होंने जो दृढ़ भूखंड वाला पार्ट था इसको इन्होंने जो नाम दिया था वो हो जाएगा यहाँ पे क्रेटोजन, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है, ये प्राइमरम किसके द्वारा वर्ड दिया गया था, इसको आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या इसकी। जो भू अवनति है इसके चारों ओर घेरने वाला जो स्थल खंड होता है, दृढ़ भूखंड होता है, जो ठोस पार्ट होता है, इसको कोबर ने कहा था क्रेटोजन। कोबर के अनुसार जहाँ पर आज पर्वत हैं वहाँ पर पहले भूसन्नतियाँ थीं। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत निर्माण स्थल बताया है। जब मलबा बलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है और भूसन्नतियों के दोनों किनारों पर 2 पर्वत श्रेणियाँ का निर्माण होता है, जिसको जो कोबर है इन्होंने क्या नाम दिया था, रेंटगेटन नाम दिया था। जो 2 पर्वत हैं इस तरीके से यहाँ पे पर्वत बनते हैं, इनको इन्होंने क्या नाम दिया, रेंटगेटन नाम दिया, ठीक है। पर्वत निर्माण के भी कई सारे जो सिद्धांत हैं इनको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों का जो भूसन्नति सिद्धांत है ये कोबर के द्वारा दिया गया था। ये क्या है, आपका पर्वत निर्माण से संबंधित है। तापीय संकुचन सिद्धांत जो कि जेफरीज के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत ये डेली के द्वारा दिया गया था। संवहन तरंग सिद्धांत जो कि होम्स के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे रेडियो एक्टिवता सिद्धांत ये आपका जोली के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था होम्स के द्वारा, जॉली के द्वारा, वेगनर के द्वारा या फिर आपके जेफरीज के द्वारा। तो जो आपका तापीय संकुचन सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, अभी अपन लोगों ने इसको देखा है, ये जेफरीज के द्वारा इसको दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, और ये किससे संबंधित है, ये पर्वत निर्माण से संबंधित है। आगे बढ़िए,
चलिए, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महाद्वीपीय से महाद्वीपीय का अपसरण हो रहा है, यहाँ पे अपसारी सीमा है। सागर से महाद्वीप का यहाँ पे अभिसरण हो रहा है, या फिर आपकी रूपांतर सीमा है। बताइए यहाँ पे कौन सी सीमा है जो कि हिमालय पर्वत का भारतीय प्लेट की सीमा की तरह जो प्लेट सीमा है वो आप लोगों की देखिए सीमा कैसे हो जाएगी। महाद्वीपीय से महाद्वीप का अपसरण हो रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी। हिमालय पर्वत के साथ में भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अपसरण प्रकार की है। हिमालय पर्वत की सीमा किनारा दक्षिण में भारतीय प्लेट तथा उत्तर में यूरेशियन प्लेट से लगी हुई है। जब दो प्लेटें आमने सामने चलती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं। अधिक घनत्व की जो प्लेट होती है कम घनत्व की प्लेट के नीचे धंस जाती है। यहाँ पे प्लेट का क्या होता है, विनाश होता है। विनाश होने के कारण इसको ही विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। ऐसी प्लेटों को अभिसारी प्लेट भी कहा जाता है। अभिसरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला आपका एक महाद्वीप व दूसरा महासागरीय, दूसरा यहाँ पे महासागरीय महासागरीय होता है, तीसरा यहाँ पे महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारतीय प्लेट एवं यूरोपियन प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में से कौन प्लेट सीमा स्थित है? कौन सी प्लेट सीमा है यहाँ पे भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के बीच में? महासागरीय महाद्वीपीय है, अपसरण है, या फिर रूपांतरित है, या फिर महाद्वीप महाद्वीप है? तो अभी अपन लोगों ने वाला क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पे जो महाद्वीपीय महाद्वीपीय सीमा हो जाएगी वो भी अभिसरण सीमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अतिबलन की क्रिया से होता है नापे का बनना, भूखंड का टूटना, जियोसिंक्लाइन का बनना, या फिर यहाँ पे उत्क्रम भ्रंश बनते हैं। जब अतिबलन होता है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है तो क्या बनते हैं? नापे बनते हैं, ठीक है, या फिर इनको ग्रीवा खंड भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। अतिबलन की क्रिया से नापे या फिर ग्रीवा खंड का निर्माण होता है। अत्यधिक बलन के कारण जब जो मोड़ होता है, एक भुजा टूटकर क्षैतिज संचलन एवं संपीड़न के जारी रहने पर कई किलोमीटर जाकर के दूर किसी दूसरी चट्टान पर रख जाती है या फिर चढ़ जाती है, तो उसको अपन लोग नापे या फिर ग्रीवा खंड कहते हैं। भारत में जो कश्मीर की घाटी है एक कैसा है? ग्रीवा खंड पर ही स्थित है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा कि भारत में अगर इसका ग्रीवा खंड का नापे का एग्जाम्पल पूछा जाए कहाँ पे है, तो आप लोग फटाक से बता देंगे कि जो आपकी कश्मीर की घाटी है वो क्या है, एक ग्रीवा खंड का ही उदाहरण है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित पदों में से किस एक का संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है? चुंबकीय विसंगति का, सागर नितल प्रसरण का, उत्प्लावकता का बल, या फिर प्रत्यावर्तन का बल? किसका संबंध है जो कि प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है? आंसर कीजिए फटाफट से आपका। तो यहाँ पर देखिए जो आपका उत्प्लावकता का बल है ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी का जो चुंबकीय विसंगति है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है, प्रत्यावर्तन है, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? ये सभी आपके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, इसको देख लीजिए। उत्प्लावकता का बल जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बल्कि वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो सभी प्लेटें हैं गतिशील हैं और इनकी गति को प्रभावित करने वाले विशेष जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे, इनको देख लीजिए। पहला यहाँ पे पृथ्वी का घूर्णन दिया गया है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी का धरातल है उस पर केंद्रापसारी बल लगता है और वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कैसा होता है? कम होता जाता है, जिसके कारण जो ध्रुवीय भाग होता है उस पर क्या होता है? यहाँ पे ध्रुवीय भाग में जो स्थित प्लेट होती है भूमध्य रेखा की तरफ में प्रवाहित होती है। इसके विपरीत यदि कोई भी प्लेट है जो कि देशांतर के सहारे फैली है तो उसका प्रभाव पूरब से पश्चिम होगा। इन प्रभाव को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। हॉट स्पॉट देखिए यहाँ पे जो भूपर्पटी होती है फिर प्लेट के नीचे रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता के कारण जो तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। हॉट स्पॉट से उठने वाली संवहनीय ऊर्जा तरंगों के द्वारा प्लेटों का प्रभाव होने लगता है। चुंबकीय विसंगति, सागर नितल प्रसरण एवं जो प्रत्यावर्तन की घटना है प्लेट विवर्तनिकी से ही संबंधित हो जाएंगी। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया था? प्राट के द्वारा, डटन के द्वारा, एयरी के द्वारा या फिर हैफोर्ड के द्वारा। तो ये जो यहाँ पे आप लोग देखोगे घनत्व अधिक होगा और कम होगा, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये प्राट के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या, देखिए जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये कहा गया था कथन प्राट महोदय के द्वारा। जो प्राट है इनके अनुसार पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है और पठारों का मैदान से कम होता है, ठीक है। और जो मैदानों का घनत्व होता है वो समुद्र तल से कम होता है। इनका ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राट के अनुसार ऊंचाई एवं घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। ऊंचा स्तंभ होता है तो कम घनत्व होता है, नीचा स्तंभ होता है तो अधिक घनत्व होता है। इन्होंने क्षतिपूर्ति तल की भी अवधारणा दी थी और इसके आधार पर अपने मत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये आपके प्राट महोदय के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से पुराने बलित पर्वत हैं? रॉकीज है, अरावली है, एंडीज है या फिर आपका हिमालय है? तो जो पुराने बलित पर्वत की बात करें तो सबसे पुराना आप लोगों का है कौन सा? अरावली हो जाएगा, ठीक है। अरावली जो पर्वत है आप लोग का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। और अगर आप लोगों को देखना है अरावली तो आइए मेरे गांव में, मेरी छत से आप लोगों को अरावली दिखेगा और ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर चलेंगे तो आप लोग अरावली की सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए अरावली के बारे में। अरावली पर्वत है जो कि पुरा कैम्ब्रियन युग में यानी कि 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व में यह एक विशाल बलित मोरदार पर्वत था, ठीक है, जो हिमालय से लेकर के लक्षद्वीप तक फैली हुई थी। किंतु दीर्घकाल तक अपरदन होने के कारण यह अपशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष है। यह पर्वत श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली के लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी मुख्यतः प्रोकैम्बियन युगीन क्वार्टजाइट नीट शिष्ट शैलों से बना है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली व रायसीना की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम याद रखिएगा। इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो आपकी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? माउंट किलिमंजारो, माउंट मियान है, माउंट फ्यूजियामा है, माउंट सियारा नेवादा है। तो कौन सा है जो कि आपका ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका माउंट सियारा नेवादा है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। बाकी का आपका किलिमंजारो, मियान और फ्यूजियामा तीनों ही कैसे हो जाएंगे? ज्वालामुखी पर्वत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। कैलिफोर्निया का जो सियारा नेवादा है ये पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। कैसा है ये? ब्लॉक माउंटेन है। इसकी लंबाई 643 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 80 किलोमीटर है, ऊंचाई 3657 मीटर है। यूरोप महाद्वीप में बॉस्जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट एवं पाकिस्तान में साल्ट रेंज, ये सभी क्या है? ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत के प्रमुख उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिए इनको भी। माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में है, विसुवियस आपका इटली में है, माउंट फ्यूजियामा आपका जापान में है, कोटापेक्सी आपका इक्वाडोर में है, एकांगुगुआ चिली में है और जो माउंट मियान है ये फिलीपींस में है। इनकी स्थिति याद रखिएगा, कहाँ पर ये दिए गए हैं। इनके कभी कभार जो देश हैं, शहर हैं, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? आल्पस है, अपलेशियन है, यूराल पर्वत है या फिर आपका बॉसजेस पर्वत है? कौन सा है आपका भ्रंशोत पर्वत? आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए जो आपका बॉसजेस पर्वत है ये आपका कैसा हो जाएगा? भ्रंशोत पर्वत हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, वैसे आप लोग को पता होगा भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं, लेकिन फटाफट से देख लीजिए। क्षैतिज संतुलन के कारण तनाव मूलक बल के कारण जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, किनारे के भाग नीचे धंस जाए, ऊंचे उठे हुए भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। मान लीजिए ये कोई स्थल है, अब यहाँ पर कोई क्रिया हुई, इसके कारण इनके ये दो साइड क्या हुए? नीचे चले गए। यहाँ पे इस तरीके से ये नीचे चले गए और जो बीच वाला पार्ट है वो उठा रह गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो पर्वत बना इसको भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, ठीक है।
इनका ढाल एकदम खड़ा होता है और बिल्कुल शिखर समतल होता है। जैसे कि यूरोप में वॉस्जेस है, ब्लैक फॉरेस्ट है, पाकिस्तान में साल्ट रेंज है, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा है, भारत में आप लोगों का उदाहरण सतपुरा पर्वत हो जाएगा। ठीक है। विश्व का सबसे विस्तृत या फिर बड़ा जो ब्लॉक पर्वत है वो सियरा नेवादा है, जो कि यूएसए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय है, अल्पस है, अपलेशियन है, या फिर आपका एंडीज है। तो यहाँ पे बलित पर्वत का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में आप लोगों का कौन सा सही होगा? नहीं में आपका अपलेशियन सही हो जाएगा, जो कि कैसा है, एक नवीन बलित पर्वत नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनकी व्याख्या। कैलिडोनियन पर्वतीकरण की क्रिया पैलियोजोइक कल्प के विभिन्न युगों में संपन्न हुई और इनका निर्माण हुआ सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मियन युगों में। और ये जो पर्वत निर्माणकारी घटना है, इसके समय में उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत बना, यूरोप का स्कॉटलैंड के पर्वत तथा भारत में जो अरावली है, महादेव है, सतपुड़ा है, ये सभी पर्वत बने। वर्तमान समय में इनका जो वास्तविक रूप है वो अभी नहीं है, जो पहले था वो अब नहीं है। जबकि जो हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, आल्पस है, पेरेनीज है और एपिनाइन है, ये सभी क्या है? नवीन बलित पर्वत हैं। ये सभी क्या है? प्राचीन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। और ये जो नवीन बलित पर्वत बने हैं, इनका कब हुआ था? इनको अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप इनका विस्तार हुआ है, ये पर्वत बने हैं। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम है? पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की, आर्कटिक कटिक की, या फिर नज़्का प्लेट की, कॉकोस प्लेट की? तो किसकी गति है जो कि बहुत न्यूनतम है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका आर्कटिक कटक है, इसकी गति न्यूनतम है इन सभी के कंपेयर में। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर को समझने में वैज्ञानिकों के सहायक सिद्ध हुई हैं ये। और जो प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक का प्रवाह दर सबसे कम 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। ईस्टर द्वीप के निकट जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है, जो कि चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर में और दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, और इसकी प्रवाह दर सबसे ज़्यादा है, जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है, ये दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़िए। अपसारी सीमा का उदाहरण नहीं है। इंडियन प्लेट एवं अंटार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा है। नज़्का प्लेट एवं महासागरीय प्लेट के बीच की सीमा मध्य अटलांटिक कटक है, या फिर आपका महासागरीय प्लेट एवं फिलिपाइन प्लेट के बीच की सीमा है। तो कौन है जो कि अपसारी प्लेट का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है और जो फिलिपाइन प्लेट है, इनकी सीमा क्या है? ये अपसारी प्लेट का उदाहरण नहीं है। बाकी की ये तीनों क्या हो जाएंगे? अपसारी प्लेट का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और ये सेशन कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।